अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर 3 ख्याति का मूल्यांकन। बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के लिए होगा। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। 1 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन ये सेक्शन बी में होगा, और 4 मार्क्स का जो होगा वो एक क्वेश्चन होगा, थियरी नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर नंबर यानी आपके बोर्ड के पेपर में 27 नंबर के क्वेश्चन पर ही होगा, जो सेक्शन डी का पहला प्रश्न होगा। अब सबसे पहले ख्याति क्या है, अर्थ देखने से पहले हम एक प्रस्तावना जानते हैं कि जिस तरह से आप किसी दुकान में जाते हैं, तो आप कपड़े की दुकान में अगर गए हैं तो आपको अलग अलग आप सोच कर गए होते हैं कि मुझे एक शर्ट लेना है या पैंट लेना है। तभी भी अगर आप वहाँ पे कोई नया टी शर्ट वगैरह या नया कोई चीज़ देखते हैं तो आप उनको सभी प्रकार के कॉटन जीन्स सब दिखाइए, ऐसा कहते हैं। उसमें भी अलग अलग ब्रांडों का नाम है, लेकिन वो इतना प्रचलित नहीं होने के कारण हम अलग अलग सभी शर्ट पैंट टी शर्ट सभी उन दुकानदार से मंगवा कर पसंद करते हैं, और उसमें से फिर जो हमें एक पसंद आता है वो ले लेते हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि जब आप किराने की दुकान पर जाते हैं और आप दुकानदार को कहते हैं भैया कोलगेट देना, पेप्सोडेंट देना, डिटॉल हैंड वॉश देना, तब आप कभी नहीं सोचते कि आप कोलगेट या पेप्सोडेंट लेने नहीं गए थे, आप टूथपेस्ट लेने गए थे। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के कारण, उसके ख्याति के कारण, उसके इवैल्यूएशन के कारण उसका नाम इतना फैल चुका है कि आपके मुंह से ऐसा निकलता ही नहीं है कि भैया भैया टूथपेस्ट दिखाइए, ये लाल वाला अच्छा है या पीला वाला अच्छा है, ऐसा आप नहीं कह पाते। आपको अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट में देखकर आप समझ गए हैं कि डॉक्टर का सुझाया नंबर 1 ब्रांड अर्थात कोलगेट, पेप्सोडेंट, महामान्य पेप्सोडेंट का धुला, इस तरह से ये चीज़ें आपके मन में बैठ चुकी है। तो कोलगेट और पेप्सोडेंट के प्रति आपका विश्वास बढ़ गया है, इसलिए हम टूथपेस्ट ना कहकर डायरेक्ट उनसे कोलगेट मांगते हैं और पेप्सोडेंट मांगते हैं। यही उन कंपनियों का ख्याति है, और इसी ख्याति के कारण ऐसी जो कंपनियां हैं, पीढ़ी है, वो अपने वस्तु की कीमत दूसरे अन्य पीढ़ियों से क्या कर सकती है, तो अधिक रख सकती है। अब हम किताब की भाषा में उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो अर्थ में सबसे पहले देखिए, ख्याति यह पीढ़ी की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है जिसका आधार पीढ़ी के लाभ कमाने की क्षमता पर है। अब एक एक शब्दों को देखते हैं। ख्याति यह पीढ़ी की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाने वाली, कौन सी मूल्य? प्रतिष्ठा मूल्य। प्रतिष्ठा मूल्य का मतलब होता है उसका नाम, उसका मान, जिसके कारण उसकी वैल्यू ज़्यादा है मार्केट में। अब मोबाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आईफोन, उसमें कोई विशिष्ट ऐसी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन आईफोन एक स्टेटस है जिसकी वजह से उसकी कीमत ज़्यादा है। BMW कार, ऑडी कार, मर्सिडीज़, ये सब कोई हवा में तो उड़ती नहीं, ये भी ज़मीन पर चलने वाली ही कारें हैं, लेकिन ये लोगों का एक स्टेटस दिखाता है कि जिसके पास ऑडी या BMW है वो एक पैसे वाला। और ये जो ख्याति हो पीढ़ी के लाभ कमाने की क्षमता पर आधार रखती है। जो पीढ़ी जितना अधिक लाभ कमाएगी उस पीढ़ी को उतना अधिक ख्याति मिलेगा, क्योंकि अगर वो अधिक लाभ कमाएगी तो अपना विज्ञापन अच्छे ढंग से कर सकती है, विशेषज्ञों की सेवा दे सकती है, प्रोडक्ट का अच्छा उत्पादन कर सकती है। अब हम जानते हैं कि ख्याति को असर करने वाले तत्व कुछ। असर करने का मतलब ये हुआ कि जिसकी वजह से किसी पीढ़ी की ख्याति बढ़ती या घटती हो। सबसे पहला है धंधा का स्थान। किसी पीढ़ी की अच्छी ख्याति होने के लिए धंधा का स्थान कैसा होना चाहिए? धंधा का स्थान अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल का अर्थ ये होता है कि जैसे कि एक मेडिकल स्टोर है तो कहाँ ज़्यादा अनुकूल होगा? अगर हम किसी सामान्य विस्तार में किसी एक मेडिकल स्टोर को शुरू करेंगे तो लोग उस पर दवाई लेने तो आ नहीं पाएंगे, अधिक से अधिक तो कोई साबुन शैम्पू वगैरह लेने आएंगे, लेकिन मेडिकल स्टोर इतनी अच्छी तरह से नहीं चलेगा। तो एक मेडिकल स्टोर की अनुकूल जगह कहाँ है? तो जहाँ पे एक क्लिनिक हो, दवाखाना हो, अस्पताल हो, ऐसी जगह पे एक मेडिकल स्टोर होगा, यानी दवाई की दुकान होगी, तो वो अच्छा चलेगा। और आपने नोटिस भी किया होगा कि ऐसी जगह पे ज़रूर एक मेडिकल स्टोर होता है जहाँ पे एक दवाखाना, क्लिनिक या अस्पताल हो। एक स्टेशनरी स्टोर कहाँ उचित है? तो जहाँ पे एक स्कूल, कॉलेज या क्लासेस वगैरह हो, तो वहाँ पे एक स्टेशनरी स्टोर का जो स्थान है वो अनुकूल होना चाहिए। जहाँ पे कोई क्लासेस, स्कूल या कोचिंग सेंटर नहीं है और वहाँ पे स्टेशनरी स्टोर है, तो वहाँ पे वो उतनी अच्छी तरह से उसे लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। कोई गैरेज का दुकान है या कोई ढाबा है, रेस्टोरेंट है, होटल है, तो वो कहाँ होना चाहिए? तो ये हाईवे पर हो तो ज़्यादा अनुकूल होते हैं। अब कोई हाईवे पे जाकर स्टेशनरी स्टोर शुरू करे तो वो मजाक की तरह ही है, वहाँ पे उसे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसके अलावा कोई धंधा शुरू करने से पहले, बिजनेस शुरू करने से पहले हमें उस वर्ग में, जो उस विस्तार की स्थिति जाननी होती है कि हम जिस विस्तार में वो धंधा शुरू करने जा रहे हैं उस विस्तार के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है। जैसे अगर हम बात करें अपने ही विस्तार में गोडादरा में या लिम्बायत में, तो गोडादरा तो फिर भी ठीक है, लेकिन लिम्बायत विस्तार में थोड़ी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी कमज़ोर है। तो उस विस्तार में कोई बड़ा शॉपिंग मॉल अगर शुरू किया जाए तो उस शॉपिंग मॉल
को उतनी आमदनी और उतना लाभ नहीं होगा, या यहाँ तक भी कह सकते हैं कि उस शॉपिंग मॉल का मेंटेनेंस भी सही तरह से वसूल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो शॉपिंग मॉल में आकर महंगी महंगी चीज़ वस्तुओं को खरीद सके या महंगे महंगे प्राइस पर मूवी वगैरह देख सके। इसलिए सबसे पहले धंधा का स्थान का चयन करते समय हमें देखना चाहिए कि वो धंधे के लिए कैसा होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। अब अगर इसे संक्षेप में समझाया जाए तो धंधे का स्थान धंधे के लिए अनुकूल तभी होगा जब हम उसके अनुसार उसके स्थान की पसंदगी करेंगे। अब धंधे का स्वरूप, धंधे के स्वरूप दो प्रकार के हैं, अधिक जोखिम वाला और कम जोखिम वाला। बिना जोखिम वाला कोई धंधा नहीं होता। ऐसा कोई धंधा नहीं है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना हो, कोई जोखिम ना हो, ऐसा कोई धंधा है ही नहीं। तो इसलिए धंधे के दो प्रकार है, एक अधिक जोखिम वाला और कम जोखिम वाला। धंधे के स्वरूप का धंधे की ख्याति के साथ व्यस्त संबंध है। कैसा संबंध है? व्यस्त संबंध का मतलब होता है उल्टा, अर्थात जिस धंधे में जोखिम अधिक होगा उसकी ख्याति कम होगी, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे। जैसे कि शेयर मार्केट, शेयर से लाभ भी बहुत होता है लेकिन अगर नुकसान होने के चांस भी बहुत है। जैसे अभी शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, आप जान ही रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। तो इसलिए जिस धंधे में जोखिम अधिक होता है लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, इसलिए उसमें ख्याति, उस धंधे की ख्याति क्या होती है? कम होती है। और जिस धंधे में जोखिम कम होता है, रिस्क कम होता है, अधिक से अधिक लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस धंधे को विश्वसनीय मानते हैं, इसलिए उस धंधे की ख्याति क्या होती है? अधिक होती है। अर्थात धंधे के स्वरूप का ख्याति के साथ व्यस्त संबंध है। जहाँ जोखिम अधिक तो ख्याति कम, जोखिम कम तो ख्याति अधिक। तीसरा है धंधे का अवधि या वर्ष। आपने एक कहावत सुना ही होगा, ओल्ड इज गोल्ड। इसलिए धंधे की अवधि या वर्ष का ख्याति के साथ सीधा संबंध है। यानी जो धंधा जितना अधिक पुराना है उसकी ख्याति उतनी अधिक, और जो धंधा अभी नया है, अब या अपेक्षाकृत कम पुराना है, उसकी ख्याति भी कम होगी। नहीं होगी ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन जो पुराना धंधा है, पुराना बिजनेस है, उसकी अपेक्षाकृत कम होगा। चौथा जो मुद्दा है बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति, उसका भी ख्याति के साथ व्यस्त संबंध है। व्यस्त संबंध का मतलब उल्टा संबंध, मैंने आपको बताया ही। जिस बाजार में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे उसकी ख्याति कम होगी, क्योंकि उसके पास उतनी अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं होंगी। वो अपने मन मुताबिक प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, मूल्य निश्चित नहीं कर सकता। उसे बाकी पीढ़ियों के अनुसार ही मूल्य निश्चित करना पड़ेगा। बाकी पीढ़ियाँ अगर ग्राहकों को उधार की सुविधा दे रही है तो उसे भी उधार की सुविधा देनी पड़ेगी, उधार का सुविधा देना होगा। लेकिन अगर वही उसका एकाधिकार है बाजार में, उसकी इकलौती पीढ़ी है बाजार में, तो अपने अनुसार भाव तय कर सकते हैं, ग्राहकों से नगद वसूल कर सकते हैं। तो इस तरह से बाजार में अगर प्रतिस्पर्धा की स्थिति कम हुई तो ख्याति अधिक होती है, और बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति ज़्यादा होती है तो ख्याति कम होती है। खैर, कुछ अपवाद रूप केसों में वो गलत भी साबित होता है। संचालकों की कार्यक्षमता, संचालकों की कार्यक्षमता के साथ ख्याति का सीधा संबंध है। जिस पीढ़ी के संचालक अधिक कार्यक्षम होंगे उसकी ख्याति अधिक होगी, जिसके संचालक कम कार्यक्षम होंगे उसकी ख्याति कम होगी। एक उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहूँगा आपको। आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपसे लेकर हम सभी के घरों में पहला फ़ोन नोकिया का था। शायद अभी भी वो सादा फ़ोन किसी न किसी के घर में या बहुतों के घर में देखने को मिलता होगा। यानी जिस समय नोकिया फ़ोन पहली बार आया तो लगभग 90% घरों में पहला फ़ोन नोकिया का ही था। और अब मैं दावे से या विश्वास से कह सकता हूँ कि सिर्फ 10% ही ऐसे घर होंगे जहाँ पे नोकिया का एंड्रॉयड फ़ोन होगा। जबकि ऐसा नहीं है कि नोकिया एंड्रॉयड फ़ोन नहीं बनाता है, नोकिया भी एंड्रॉयड फ़ोन बनाता है। लेकिन जब पहली बार एंड्रॉयड वर्जन आया तो नोकिया ने अपना जावा वर्जन ही चलाया। उसे लगा कि अगर 10% या 15% ग्राहक टूट जाएंगे या चले ही जाएंगे तो क्या होगा, 70% ग्राहक तो 80% ग्राहक कम थोड़ी है, वो तो हमारे पास रहेंगे ही। उसने ग्राहकों की ज़रूरतों को नहीं समझा और लोगों ने उसे फिर छोड़ दिया, अलग अलग कंपनियों के फ़ोन खरीदने लग गए। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि नोकिया बाज़ार से एकदम अलग ही हो गया है। तो इसलिए संचालकों की कार्यक्षमता का भी ख्याति पर सीधा ही संबंध है। जिस पीढ़ी के संचालक अधिक कार्यक्षमता से काम करेंगे उसमें उसकी पीढ़ी की ख्याति अधिक होगी, और जिस पीढ़ी के संचालक की कार्यक्षमता कम होगी उस पीढ़ी की ख्याति भी कम होगी। छठा जो हमारा मुद्दा है अन्य विशिष्ट लाभ, उसका भी ख्याति के साथ सीधा संबंध है। अर्थात
जिस पीढ़ी के पास किसी खास प्रकार का कोई यंत्र हो या कोई टेक्निकल कौशल्य हो या किसी प्रकार का कोई फार्मूला हो या कोई विशिष्ट कर्मचारी हो जिसे कोई टेक्निक आती हो, तो ऐसी पीढ़ी की ख्याति अपेक्षाकृत जो दूसरी पीढ़ी है उससे क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि ऐसी पीढ़ी अपने यंत्र या टेक्निकल कौशल्य का उपयोग करके दूसरे पीढ़ी से अपने बात या अपने जो मूल्य है वो निश्चित करवा सकती है। यानी अर्थात किसी के पास कोई मशीन है और दूसरे पीढ़ियों के पास, उसके नज़दीक की पीढ़ियों के पास वो मशीन नहीं है, तो उस मशीन के उपयोग में देने के बदले कंपनी अपने नीति नियमों का उनसे पालन करवा सकती है और इस प्रकार से वो अपनी ख्याति का मूल्य बढ़ा सकती है। अब मैं सभी मुद्दों को एक बार आपको फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूं, तो मैं शुरू से ही एक बार कर देता हूं। तो पाठ 3, ख्याति का मूल्यांकन। सबसे पहले अर्थ। तो ख्याति या पीढ़ी की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है, यानी जो पीढ़ी की प्रतिष्ठा बढ़ाती हो, जिसके कारण पीढ़ी संपत्ति इसलिए है क्योंकि इसी प्रतिष्ठा के कारण, इसी नाम के कारण वो अन्य पीढ़ियों की अपेक्षा अपने चीज़ वस्तुओं की कीमत उससे ज़्यादा रख सकता है और ज़्यादा रख सकता है तो उससे क्या होगा, लाभ होगा। और जिस भी चीज़ वस्तुओं से हमें लाभ प्राप्त होता है वो हमारी संपत्ति है। बस फ़र्क इतना है कि यह दिखाई नहीं देती, इसलिए यह अदृश्य संपत्ति है। अब है ख्याति को असर करने वाले तत्व, यानी ऐसे तत्व जिसके कारण ख्याति बढ़ता या घटता है। तो सबसे पहला जो तत्व था वो धंधा का स्थान। अब मैं एकदम संक्षिप्त में ही कहूँगा कि जिस अनुसार आप लिख सको उसे, तो इसे विस्तार से न कहकर तुम संक्षिप्त में। धंधा का स्थान। तो धंधा का स्थान पीढ़ी के लिए अनुकूल होना चाहिए, अर्थात हमने जो धंधा शुरू किया है वो योग्य स्थान पर होना चाहिए। एक उदाहरण दे सकते हैं हम कि एक मेडिकल स्टोर, एक दवाखाना, क्लिनिक या हॉस्पिटल के पास हो तो उचित है। एक स्टेशनरी स्टोर विद्यालय, कॉलेज या कोचिंग सेंटर के नज़दीक होना चाहिए। धंधा का स्वरूप। धंधे के 2 स्वरूप होते हैं, एक अधिक जोखिम वाला धंधा और एक कम जोखिम वाला धंधा। धंधे के स्वरूप का धंधे के ख्याति के साथ व्यस्त संबंध है। जिस धंधे में जोखिम अधिक होगा उसकी ख्याति कम होगी और जिस धंधे में जोखिम कम होगा उसकी ख्याति अधिक होगी। तीसरा जो मुद्दा है, धंधा की अवधि या वर्ष, उसका ख्याति के साथ सीधा संबंध है। यानी जो धंधा जितना अधिक पुराना होगा उसकी ख्याति उतनी अधिक, जो धंधा जितना कम पुराना होगा या अपेक्षाकृत नया होगा उसकी ख्याति अपेक्षाकृत कम। बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति, उसका ख्याति के साथ व्यस्त संबंध है। जिस बाजार में प्रतिस्पर्धा अधिक होगी वहाँ पे ख्याति कम होगा और जहाँ प्रतिस्पर्धा कम होगा वहाँ पे ख्याति अधिक होगी। संचालकों की कार्यक्षमता का ख्याति के साथ सीधा संबंध है। जिस बाजार के संचालक अधिक कार्यक्षम होंगे उसकी ख्याति अधिक होगी और जिस बाजार के संचालक कम कार्यक्षम होंगे उसकी ख्याति कम होगी। अन्य विशिष्ट लाभ। अन्य विशिष्ट लाभ में ये बताया गया है कि किसी पीढ़ी के पास कोई खास प्रकार का कोई यंत्र हो, कोई टेक्निकल ज्ञान हो या कौशल हो या कोई कर्मचारी ऐसा हो जो बाकी पीढ़ियों के कर्मचारियों की अपेक्षा कोई विशेष ज्ञान उसके पास हो, तो ऐसी पीढ़ी की जो ख्याति है वो दूसरी पीढ़ियों की ख्याति की अपेक्षा अधिक होगी। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता और या तो उसका कारण सीखेंगे कि हम पीढ़ी के ख्याति का मूल्यांकन क्यों करते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 5 कारण हैं, आप देख सकते हैं। पहला है साझेदारों के लाभ हानि के परिवार में परिवर्तन। जब साझेदार आपस में लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हो तो पुरानी पीढ़ी की जो ख्याति है वो आपस में बांट लेते हैं और इसलिए उन्होंने ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। दूसरा है पीढ़ी में नए साझेदार को प्रवेश। जब पुराने साझेदार किसी नए साझेदार को पीढ़ी में प्रवेश देते हैं तो ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, क्योंकि वो पहले जो ख्याति होती है वो अपने पुराने प्रमाण में बांटकर अपलिखित करते हैं। तीसरा है पीढ़ी में से चालू साझेदार की निवृत्ति यानी रिटायरमेंट हो जाए या उसकी मृत्यु, डेथ हो जाए, तो इस परिस्थिति में भी वो जो चालू जिस साझेदार की निवृत्ति हुई है या जिसकी मृत्यु हुई है उसे उसके भाग की ख्याति देने के लिए ख्याति का मूल्यांकन करना जरूरी बनता है। चौथा मुद्दा है साझेदारी पीढ़ी का कंपनी में रूपांतर। जब किसी साझेदारी पीढ़ी का कंपनी में रूपांतर होता है तो उस समय भी ख्याति का मूल्यांकन करना जरूरी बनता है। पांचवा मुद्दा है साझेदारी पीढ़ी का संयोजन करना हो, अर्थात 2 या उससे अधिक साझेदारी पीढ़ी मिलकर एक पीढ़ी बन जाए, तभी भी ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। इस मुद्दे को इतनी विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे देखते हैं ख्याति के मूल्यांकन की पद्धति। ख्याति के मूल्यांकन की कुल 4 पद्धति है। पहली पद्धति है औसत लाभ की पद्धति, दूसरी पद्धति है भारित औसत लाभ की पद्धति, तीसरी है अधिक लाभ की पद्धति और चौथी है लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। अब इन पद्धतियों में से हम बारी बारी से सभी पद्धति, कल हमने अलग अलग 4 पद्धतियों की चर्चा की थी, उसमें से सबसे पहली पद्धति है और सबसे आसान पद्धति है औसत लाभ की पद्धति से ख्याति की गणना। इसमें अलग अलग 2 स्टेप है। इसमें पहला स्टेप है औसत लाभ, जिसका सूत्र होता है औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में कुल वर्ष,
प्रश्न में आपको अलग अलग वर्षों के लाभ दिए होंगे, उन सभी लाभ को आपको जोड़ना होगा और जितने भी वर्ष दिए होंगे उस वर्ष से भाग लगाएंगे आप, तो आपको प्राप्त होगा औसत लाभ, जो बहुत ही आसान है। स्टेप 2 ख्याति। ख्याति बराबर औसत लाभ जो आपने पहले स्टेप में प्राप्त किया है गुणे खरीदी के वर्ष जो आपको प्रश्न में दिया होगा। नोट 1 लिखा है मैंने, प्रश्न में आपको लाभ भी दिया होगा, वर्ष दिया होगा और खरीदी के वर्ष भी दिए होंगे, लेकिन यदि लाभ की रकम कोष्टक में दी हो तो उसे आप हानि मानेंगे और उसे लाभ में से घटाना होगा। अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो स्वाध्याय में पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित माहिती पर से भावेश और विपुल की साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, अंतिम 5 वर्ष के कौन सी पद्धति से औसत लाभ, आपको प्रश्न में स्पष्ट लिखा होगा कि 4 वर्ष के खरीदी के आधार पर गणना करो। कितने वर्ष की खरीदी? तो 4 वर्ष की खरीदी। ये जो 5 वर्ष दिया हुआ है वो तो वर्ष दिए हुए हैं जो आपको यहाँ पे कुल वर्ष में रखने के काम आएगा। खरीदी का वर्ष अलग से दिया रहेगा, सवाल में लिखा होगा स्पष्ट 4, यहाँ देख सकते हैं आप 4 वर्ष की खरीदी। अब आपको सवाल में और क्या दिया हुआ है? तो वर्ष दिया है 2012, 13, 14, 15, 16। लाभ दिया हुआ है 1 लाख, 1,10,000, 1,80,000, 2 लाख और 1,50,000। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला स्टेप औसत लाभ। औसत लाभ बराबर सूत्र है अपना कुल लाभ बटे में कुल वर्ष, यानी इन सभी वर्षों के लाभ को जोड़ना है। पहला वर्ष का लाभ है 1 लाख, मैंने यहाँ लिखा 1 लाख, 1,10,000, 1,80,000 और इस तरह से 2 लाख और 1,50,000 और बटे में है क्या? कुल वर्ष। बटे में क्या है? कुल वर्ष। कुल वर्ष के लिए मैंने सरलता के लिए ऊपर नंबरिंग किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कुल वर्ष 5 है। सब लाभों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7,40,000 बटे में 5। आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। भाग लगाने पर आया है 1,48,000। अब दूसरा स्टेप है अपना ख्याति। ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो औसत लाभ अभी आपने पहले स्टेप में निकाला है, कितना है? 1,48,000। खरीदी के वर्ष, प्रश्न में फिर से एक बार जाएंगे, क्या लिखा है? औसत लाभ के 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर। कितने वर्ष की खरीदी के आधार पर? 4 वर्ष। तो 4 से गुना करेंगे, 1,48,000 गुणे 4 यानी 5,92,000। यह आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आसान सवाल है। मात्र मित्रों, हमने पद्धति नंबर 1 का अभ्यास किया है। आज हम पद्धति नंबर 2 भारित औसत लाभ की पद्धति से ख्याति, इसका अभ्यास करेंगे, जिसमें कल की तरह ही औसत लाभ की पद्धति की तरह ही 2 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 में आपको भारित औसत लाभ की रकम निकालनी होगी, जिसका सूत्र होता है भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ बटे में कुल भार, जिसको आप संकेत में इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेसन IW अपॉन समेसन W, यानी सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, जहाँ ये जो I दिखाई दे रहा है वो I फॉर इनकम यानी लाभ के रूप में दर्शाया जाएगा और W फॉर वेट यानी भार के रूप में दर्शाया जाएगा। स्टेप 2 औसत लाभ की पद्धति की तरह ही है। ख्याति बराबर भारित औसत लाभ जो पहले स्टेप में आपको प्राप्त होगा गुणे खरीदी के वर्ष, जो प्रश्न में आपको दिया होता है, आपको पता है अच्छी तरह से। नोट, भारित औसत लाभ की पद्धति में लाभ लगातार बढ़ता है या लगातार घटता है, ये सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रश्न में ऐसे उल्लेख तो रहता है कि भारित औसत लाभ की पद्धति से करना है या औसत लाभ की पद्धति से करना है, लेकिन कभी कभी इस बार की ही बोर्ड की एग्जाम में योग्य औसत की पद्धति से इस तरह से भी लिखा होता है। तो उस समय आप देख सकते हैं कि लगातार लाभ बढ़ रहा हो या लगातार लाभ घट रहा हो। इन परिस्थितियों में भारित औसत लाभ की पद्धति का उपयोग होता है, नहीं कहा होगा फिर भी। अब लाभ लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि समान अंतर से ही बढ़ना चाहिए या समान अंतर से ही घटना चाहिए। 30,000, 50,000, 20,000 बढ़ा और 50,000 के बाद 80,000 भी हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 1,25,000 हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार बढ़ना चाहिए या तो फिर लगातार घटना चाहिए। 80,000, 60,000, 40,000, 15,000, 10,000 ऐसे। प्रश्न में पहले की तरह ही आपको प्रश्न में आपको वर्ष दिया होगा, लाभ दिया होगा और खरीदी का वर्ष दिया होगा, लेकिन इस बार आपको कॉलम भी बनाने होंगे। वर्ष और लाभ पहले से प्रश्न में दिया होगा आपको। लाभ को आप I से दर्शाएंगे। उसके बाद 2 कॉलम आपको बनाने हैं, भार और भारित औसत लाभ। भार को आप W से दर्शाना होगा और भार बहुत आसान है, वर्ष के अनुसार क्रमशः आपको भार देना है। पहला वर्ष है तो 1 भार, दूसरा वर्ष है तो 2 भार, तीसरा वर्ष है तो 3 भार, चौथा वर्ष है तो 4 भार, इसी तरह से 5, 6, मैक्सिमम 5 तक ही होता है ऐसे। अब लाभ और भार का जब आप गुना करेंगे
तो अब आपको मिलेगा भारित औसत लाभ, यानी आई और डब्लू का जब गुना करेंगे तब वो कहलाएगा आई डब्लू। और फिर जब ये दोनों कॉलम पूरे हो जाएंगे तब हम सूत्र में मान रख देंगे, तब हमें प्राप्त होगा भारित औसत लाभ और ख्याति। पिछले वीडियो में हमने भारित औसत लाभ की पद्धति का सूत्र सीखा। अब हम एक सवाल देखते हैं। प्रश्न है, निम्न सूचना पर से भारित औसत लाभ की पद्धति से, भारित औसत लाभ की पद्धति से, देखिए प्रश्न में उल्लेख है, मैंने अंडरलाइन भी किया, भारित औसत लाभ की पद्धति से 3 वर्ष के खरीदी के आधार पर ख्याति की गणना करें। प्रश्न में आपको वर्ष और लाभ दिया है। वर्ष देख सकते हैं आप 13-14, एक ही वर्ष कहलाएगा वो। 14-15 दूसरा वर्ष, 15-16 तीसरा वर्ष और 16-17 चौथा वर्ष। लाभ पहले वर्ष का 60,000, फिर 70,000, फिर 90,000 और फिर 1,10,000। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, लाभ लगातार बढ़ रहा है। पहले वर्ष में 60,000 है, फिर 70,000 है, 10,000 बढ़ गया, फिर 90,000, 20,000 बढ़ गया और फिर 1,10,000, फिर से 20,000 बढ़ गया। लाभ लगातार बढ़ने का मतलब मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि उसका अंतर समान हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ना चाहिए। अब उत्तर, वर्ष हमने फिर से वैसे का वैसा रिपीट लिख लिया है, लाभ भी वही का वही देखकर लिख लिया है। अब जो आंसर है वो मैंने जानबूझकर काले बॉल पेन से लिखा है कि जो आपको स्पष्ट हो सके। सबसे पहले हमने भार दिया है वर्ष के अनुसार, पहले वर्ष को 1, दूसरे वर्ष को 2, तीसरे वर्ष को 3, चौथे वर्ष को 4। इस तरह से हमने भार 1, 2, 3, 4, अगर 5वां वर्ष होता तो 5 लिखते। अब चौथा कॉलम और लास्ट कॉलम भारित औसत लाभ यानी आई डब्ल्यू, इसको निकालने के लिए ये जो लाभ प्रश्न में दिया हुआ है वो लाभ का आई और भार जो हमने प्राप्त किया है वो डब्ल्यू। आई और डब्ल्यू का जब आप गुना करेंगे तब जाकर आपको मिलेगा भारित औसत लाभ, यानी 60,000 गुणे 1 60,000, 70,000 गुणे 2 1,40,000, 90,000 गुणे 3 2,70,000, 1,10,000 गुणे 4 4,40,000। अब दोनों का हम योग करेंगे तो भार का कुल योग 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और भारित औसत लाभ का कुल योग करेंगे तो 60,000, 1,40,000 और 2,70,000 और 4,40,000 को हम जोड़ेंगे। आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं तो 9,10,000 होगा। अब हमारा पहला स्टेप भारित औसत लाभ, जिसका सूत्र होता है कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। कुल भारित लाभ हमने जोड़ा है, कितना आया है 9,10,000 बटे में कुल भार हमारा है 10, भाग लगाया तो हमारा आया 91,000। अब दूसरा स्टेप और फाइनल स्टेप हमारा ख्याति भारित औसत लाभ यानी पहला वाला स्टेप गुणे खरीदी का वर्ष जो आपको प्रश्न में दिया होगा, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 3 वर्ष तो भारित औसत लाभ 91,000 और खरीदी का वर्ष 3, 91,000 गुणे 3 हम करेंगे तो 2,73,000। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हुआ 2,73,000। इन दोनों का गुना करने पर आई डब्ल्यू प्राप्त होता है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको 3 प्रश्न भेज रहा हूँ, उसे भी आप अच्छी तरह से करिएगा। मैं ये पद्धति नंबर 3 अधिक लाभ की पद्धति से ख्याति, तो ये सबसे बड़ी पद्धति है क्योंकि इसमें 5 अलग अलग स्टेप है, लेकिन आसान है आप ध्यान देंगे तो। स्टेप 1 विनियोजित पूंजी, जिसका सूत्र होता है कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। प्रश्न में आपको कुल संपत्ति और कुल दायित्व दिया होगा, तो विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा विनियोजित पूंजी। दूसरा स्टेप अपेक्षित लाभ, विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। ऊपर जो आपको स्टेप 1 में विनियोजित पूंजी मिलेगा वो विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर, ये सवाल में आपको दिया होगा। ये अपेक्षित मुआवजा का दर क्या होता है और ये अधिक लाभ क्या होता है वो मैं एक बार आपको पहले स्पष्ट कर दूं। अधिक लाभ का मतलब ये होता है कि जो पूंजी हम धंधा में लगाकर लाभ प्राप्त करते हैं वो बाहर लगाए गए पूंजी, ब्याज पर लगाए गए पूंजी से कितना अधिक है उसे ही हम कहते हैं अधिक लाभ। और अपेक्षित मुआवजा का दर का मतलब हुआ कि हमने जो पैसा बाजार में लगाया है उस पर हमें मुआवजा या ब्याज की दर कितने मिलेगी, उसे कहते हैं अपेक्षित मुआवजा का दर। तीसरा स्टेप है औसत लाभ या भारित औसत लाभ, दोनों में से कोई एक। अब प्रश्न ये है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कब औसत लाभ निकालना है और कब भारित औसत लाभ। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि लाभ लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो तो भारित औसत लाभ, और लाभ घट बढ़ रहा हो या बढ़ घट रहा हो तो औसत लाभ। तो दो में से कोई एक हमें निकालना होगा। स्टेप नंबर 4 है अधिक लाभ। अधिक लाभ बराबर औसत लाभ या भारित औसत लाभ, दो में से जो भी आपने एक निकाला होगा वो माइनस अपेक्षित लाभ जो आपने स्टेप नंबर 2 में निकाला है। यानी हम कह सकते हैं ऐसा भी कि स्टेप नंबर 4 बराबर स्टेप नंबर 3 माइनस स्टेप नंबर 2। अब लास्ट आखिरी स्टेप नंबर 5 ख्याति। ख्याति बराबर अधिक लाभ यानी स्टेप नंबर 4 गुणे खरीदी के वर्ष जो आपको प्रश्न में दिया होता है। प्रश्न में आपको
कुल संपत्ति दिया होगा, कुल दायित्व दिया होगा, हो सकता है कि कुल संपत्ति कुल दायित्व के बदले डायरेक्ट विनियोजित पूंजी भी दिया हो, अपेक्षित मुआवजा का दर दिया होगा, वर्ष दिया होगा, लाभ दिया होगा और खरीदी के वर्ष दिए होंगे। एक बार नोट को मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा कि लाभ लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो तो भारित औसत लाभ, और लाभ घट बढ़ या बढ़ घट रहा हो तो औसत लाभ ज्ञात करना होगा। अब चलिए अब हम एक प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित माहिती पर से अधिक लाभ की पद्धति से, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, अधिक लाभ की पद्धति से 2 वर्ष की खरीदी के आधार पर ख्याति का मूल्य निश्चित करो। प्रश्न में देखिए क्या क्या दिया है। कुल संपत्ति 8 लाख, कुल दायित्व 3 लाख, अपेक्षित मुआवजा का दर 8%, अंतिम 4 वर्षों का लाभ क्रमशः 80,000, 50,000, 60,000, 70,000 है। आप देख सकते हैं पहले 80 से घटकर 50 हुआ, फिर 50 से बढ़कर 60 हुआ, फिर 70 हुआ। तो क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है। तो हम किस पद्धति का उपयोग करने वाले हैं, इसमें भी अधिक लाभ के अंदर भी जो औसत और भारित में से किसका करेंगे, तो हम लोग औसत लाभ का उपयोग करेंगे, क्योंकि लाभ घट बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा होता तो हम भारित औसत लाभ की पद्धति का उपयोग करते। पहला स्टेप, विनियोजित पूंजी सूत्र के अनुसार कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। कुल संपत्ति है 8 लाख और कुल दायित्व है 3 लाख, तो 8 लाख माइनस 3 लाख 5 लाख। पहला स्टेप, विनियोजित पूंजी कितना मिला, 5 लाख। दूसरा स्टेप, अपेक्षित लाभ, विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। विनियोजित पूंजी हमें पहले स्टेप में मिला है 5 लाख, अपेक्षित मुआवजा का दर प्रश्न में दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप 8%, 5 लाख गुणे 8%, 40,000। तीसरा स्टेप, औसत लाभ या भारित औसत लाभ, दो में से कोई एक। तो हमने यहाँ पहचान किया है कि लाभ घट बढ़ रहा है, इसलिए हम औसत लाभ निकालेंगे। तो औसत लाभ पहले ही सीख चुके हैं आप, क्या सूत्र होता है औसत लाभ का, तो कुल लाभ बटे में कुल वर्ष। तो कुल लाभ 80,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000, इन सबको जोड़ेंगे और कुल वर्ष कितना है, 1, 2, 3, 4। ये जो 2 वर्ष दिया है ये तो खरीदी का वर्ष है, ये कुल वर्ष कितने हैं, 4। तो 2,60,000 भागे 4 कितना आएगा, 65,000। अब आपका चौथा स्टेप, अधिक लाभ, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ, या वैसा भी कह सकते हैं आप कि स्टेप नंबर 3 माइनस स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या सीखा है, कितना निकाला है औसत लाभ, 65,000, और स्टेप नंबर 2 में अपेक्षित लाभ 40,000। तो 65,000 माइनस 40,000 25,000। और अब आखिरी स्टेप, ख्याति, अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। अधिक लाभ आपको मिला है 25,000 और खरीदी के वर्ष है प्रश्न में 2 वर्ष, ये देख सकते हैं आप 2 वर्ष। तो 25,000 गुणे 2, 50,000। इस तरह से 5 स्टेप है, विनियोजित पूंजी, अपेक्षित लाभ, औसत लाभ, अधिक लाभ और ख्याति। आज हमने औसत लाभ के प्रश्न को अध्ययन किया, कल मैं आपको भारित औसत लाभ का भी एक प्रश्न करवाऊंगा। आज कोई नया प्रश्न हमें नहीं करना है, बस आज आपका होमवर्क यही है कि आप इन 5 स्टेप के सूत्रों को अच्छी तरह से याद करें, इस सवाल का अच्छी तरह से अध्ययन करें और इसी तरह से अपना फीडबैक देते रहें। आपको वीडियो में कुछ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें। धन्यवाद।